स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ़ होंगे। और आज का जो वीडियो बहुत ख़ास है उन तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे यूपी टीजीटी उर्दू की परीक्षा देकर आए थे 8/8/2021 को। उसका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी कि जो अभी 2-3 दिन पहले ही हुआ है, वो आपको अपलोड करा दिया गया है। आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो जैसा आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज हम लोग किस बारे में गुफ्तगू करने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आज हम बात करेंगे यूपी टीजीटी 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कि कितनी जा सकती है। लेकिन उससे पहले चंद बातें हमें आपसे करनी है, तो इसीलिए ये वीडियो हम आपके सामने लेके हाजिर हुए हैं, ताकि जो आने वाली जनरेशन है इससे उनको बेनिफिट मिल सके और आपके लिए भी ये बात जो है वो बहुत ही अहम होने वाली है। तो जैसा आपको पता होगा कि यूपी टीजीटी की जो वैकेंसी है वो 77 थी, जो 2 कैटेगरी में डिवाइड थी, बालक और बालिका वर्ग में। और इसके साथ साथ इसमें देखेंगे कि इसमें जितने अप्लाई किए गए हैं, यानी कि फॉर्म जो अप्लाई किए गए थे और किस में हमें ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इसका जो पैटर्न था 2021 के टीजीटी उर्दू का, उसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो है वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग पेपर के बारे में कि पेपर का जो पैटर्न था वो किस तरह से आया था। आप सभी को मालूम होगा, आप सब देख के आए होंगे पेपर, और मैंने भी खुद इसको पेपर को एनालाइज़ किया है कि इस पेपर का जो लेवल था वो काफ़ी अच्छा था, बहुत ही उम्दा पेपर बनाया गया था। हालांकि कुछ बच्चों को बहुत तकलीफ़ हुई इस बार, क्योंकि इसका जो पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज कर दिया गया। हालांकि कुछ बच्चों का ये भी कहना था कि सर इसका जो पैटर्न है वो यूजीसी नेट जेआरएफ के पैटर्न पे बना दिया गया है। हालांकि उनकी जो बात है वो बिल्कुल सरासर गलत है। यूजीसी नेट जेआरएफ का लेवल था वो काफ़ी हार्ड हो चुका है। अगर आपने दिया भी हो या आपके किसी रिलेटिव ने या आपके किसी फ्रेंड ने दिया हो, तो उनसे आप पूछ सकते हैं, इस बारे में मालूमात कर सकते हैं कि जो यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर है क्या उसकी इक्विवेलेंट है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाँ, इसका जो पैटर्न है वो पिछली दफ़ा से बहुत ही अलग देखने को मिला। और वाकई में अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आप उसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपको प्रिपरेशन इतनी अच्छी करनी चाहिए कि पेपर किसी भी तरह का आ जाए तो आप उसे क्वालिफाइंग कर पाए या उसमें आप मेरिट में बन पाए। हालांकि कुछ बच्चे भी टीचर्स को फिर ब्लेम करते हैं कि सर आपने जो पढ़ाया है वो बिल्कुल नहीं आया। जैसे मेरी एक कलीग ने बताया कि किसी एक कलीग ने बताया, उसने एक यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में देखा, एक यूट्यूब का चैनल है, कि उसमें काफ़ी सारी बातें लिखी गई थी टीचर्स के लिए कि सर आपका जो पढ़ाया हुआ है वो बिल्कुल नहीं आया है, आपने बिल्कुल ईजी लेवल का पढ़ाया है, जबकि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो बहुत हाई आया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यूट्यूब से रह कर आप बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई भी एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए, प्रॉपर क्लासेस चाहिए। यूट्यूब तो एक एंटरटेनमेंट का साधन है कि आप इस पर कुछ चीज़ें देख सकते हैं जो आपको फिक्र के लिए अच्छी लगती है। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको एकदम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कोई बैच लेना होता है, या फिर आप खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, या फिर आप किसी बुक का सहारा लेके आप आगने वाले आप जब भी तैयारी करें आने वाले वक्त में, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि यूट्यूब से रह के आप बिल्कुल भी किसी भी एग्ज़ाम को आप सफल नहीं कर सकते, किसी को भी उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है, उसके लिए प्रॉपर बैच बनते हैं, आप उनमें जाके इनरोल होइए। उसके साथ साथ आप अपनी जो तैयारी है वो भी अच्छे से कीजिए, ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें आपको कामयाबी मिल सके। अब बात कर लेते हैं दूसरे टॉपिक पे कि इसमें बॉयज़ ज़्यादा थे या गर्ल्स ज़्यादा थी। तो मैंने काफ़ी सारे बच्चों से बात की और उनके सेंटर के हालात के बारे में पूछा। हालांकि जो अब्सेंट रेशो है वो बहुत कम रहा, यानी कि जो बच्चों की अनुपस्थिति थी वो बहुत कम थी। 1 या 2 सेंटर में देखने को मिली है ज़्यादा, लेकिन ज़्यादातर जो अब्सेंट है वो कम ही रही है। 1 या 2 ही बच्चा अब्सेंट रहा है। हालांकि इस पे जो चीज़ें हैं वो भी इफ़ेक्ट कर देंगी जब आपकी मेरिट बनेगी, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है वो यही है कि जो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो है वो कैसा था। तो बिल्कुल इसके उलट था। जैसा आपको पता है कि यूपी टीजीटी की जो वैकेंसी है उसमें जो सीटें हैं वो ज़्यादा बॉयज़ की हैं और गर्ल्स की थोड़ी कम है। लेकिन एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा कि लड़कियां ज़्यादा थी और लड़के कम थे। उसकी 2 वजह ये भी हो सकती है कि बहुत सारी लड़कियों ने जो अप्लाई किया है वो बालक वर्ग में किया है, और बहुत सारे बालक ऐसे हैं जो बालिका वर्ग में अप्लाई नहीं कर पाए, क्योंकि ये टर्म एंड कंडीशन थी यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कि आप जो है बालक वर्ग वाले बच्चे बालिका वर्ग में अप्लाई नहीं कर सकते, और बालिका वर्ग वाले जो बच्ची हैं वो अप्लाई कर सकते हैं बालक वर्ग में। हालांकि मेरे एतबार से बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था कि जो बच्चा जिस कैटेगरी में बिलोंग करता है वो उसको उसी में अप्लाई करने की इजाज़त देनी चाहिए थी। या तो फिर आप दोनों चीज़ों को इक्विवेलेंट रखें। जैसा आपको पता होगा कि लड़का और लड़की एक समान होते हैं। हालांकि अगर आपने लखनऊ वाली घटना से वाकिफ़ होंगे तो इस तरह से चीज़ें आपने देखी भी होंगी कि यहाँ पे गर्ल्स को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। आपने वो केस भी देखा होगा, चाहे आप किसी भी तरह की देखें तो गर्ल्स को ज़्यादा तवज्जो
दी जाती है। अगर आपको इक्विवेलेंट रखना ही है तो आपको दोनों की सीटें बराबर निकालनी थी। अगर आपने 77 सीटें निकाली थी तो उसको 2 जगह डिवाइड कर देते और उसको बिल्कुल लगभग सेम रहने देते। अब आपने ये कंडीशन लगा दी तो इससे जो कंपटीशन है वो और टफ हो जाएगा, क्योंकि बालिका वर्ग वाले बच्चे जो हैं, बालिका वर्ग जो है वो बालक वर्ग में कंपटीशन करेगी, और जो बालक वाले बच्चे हैं उनको फिर डबल कंपटीशन करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जब पेपर बन के आता है और उसमें जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मांगी जाती है वो आपकी बीएड और बीए होना ज़रूरी है, ना टेट ज़रूरी होता है और ना सीटेट ज़रूरी होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो बच्चे एमए या पीएचडी वाले भी हैं उन्होंने भी इस चीज़ के लिए अप्लाई किया है। चलो एमए वाले की तो बात मान लेते हैं कि भाई जो एमए कर रहा है वो उसको एग्ज़ाम को दे सकता है, लेकिन जो बच्चा पीएचडी कर रहा है यानी कि वो फर्स्ट ईयर इस साल या दूसरे साल में इनरोल है तो उसको क्या ज़रूरत है कि वो छोटी क्लास का पेपर दे। इससे और कंपटीशन बढ़ता है, मेरिट हाई जाएगी। और आप जब पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप फिर पीएचडी की तैयारी करें। अगर आपको आगे प्रोफेसर बनना है तो फिर आप ये छोटी क्लास का पेपर क्यों दे रहे हैं? इससे ये होता है कि जो मेरिट जाती है वो और हाई चली जाएगी। तो ये बच्चे तो ये जो प्रिपरेशन है, ये जो एग्ज़ाम था वो तो उन्हीं बच्चों के लिए था जिन्होंने बीए या फिर बीएड किया हुआ है, दोनों उसकी क्वालिफ़िकेशन थे। चलो मान लेते हैं कि एमए वाले भी इसे भर सकते हैं, क्योंकि एमए की भी क्वालिफ़िकेशन उसके इक्विवेलेंट मानी जाती है। लेकिन अगर आप एक बात बताइए, अगर आप पीएचडी में हैं और आप पीएचडी कर रहे हैं और आपका सपना है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं, तो फिर आप ये छोटी पोस्ट लेके आने वाले जो बच्चे हैं जो किन्हीं के हालात ठीक नहीं है या फिर कोई आगे पढ़ नहीं पाया किसी वजह से, तो वो फिर वो कैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाइंग करेगा? आप लोग जब उसमें इनरोल होंगे पीएचडी वाले और आपको जब उसकी एग्ज़ाम देंगे तो आपके लिए तो वो ईजी रहेगा, और ईजी रहेगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाने वाली है। हालांकि हमारे एक कलीग मसूरू, उन्होंने भी अच्छी प्रिपरेशन थी लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनका जो सिलेक्शन है वो बिहार बोर्ड में हो गया। हमारी तरफ से, चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी की तरफ से और खिदमत फाउंडेशन की तरफ से हमारे कलीग जो है मसरूर भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो आने वाले वक्त में मुल्क का नाम रोशन करे और जो तालीम स्तर है उसको भी थोड़ा सा डेवलप करे। हमें उम्मीद है कि इस तरह से जो बच्चे इस फील्ड में आएंगे तो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत जल्दी तब्दील होने को देखने को मिलेगी। तो जो पीएचडी वाले बच्चे हैं उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप इस तरह से भी देखें कि भाई जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने क्या किया होगा, आप तो एमए किया होगा, फिर नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया होगा और फिर उसके बाद पीएचडी की होगी। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी के लिए नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होता, तो आप फिर भी इतने अच्छे स्टूडेंट होंगे, इतनी अच्छी आपकी नॉलेज होगी कि आप उस एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर पाएंगे, लेकिन वो आपके क्वालिफ़िकेशन से ज़्यादा कम है। तो आप इस बात का भी ख्याल रखें कि जो पीएचडी वाले बच्चे हैं कि आने वाले एग्ज़ाम में अगर आपका सपना असिस्टेंट प्रोफेसर का है तो फिर आप इस छोटी पोस्ट के लिए और बच्चों के जो ख्वाब हैं उनको क्यों चकनाचूर कर रहे हैं? तो इस बात का खास ख्याल रखें। जैसा आपने देखा होगा नीचे कमेंट बॉक्स में भी कि एक बच्चे का कोई कमेंट था जिसका नाम ब्रोकन सोल था, यानी कि टूटी हुई आत्मा थी। उनका कमेंट मैंने पढ़ा कि उसमें उन्होंने पीएचडी की है और उन्होंने एमए भी किया है और उनके लगभग 110 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। अब आप बताइए कि जो 110 क्वेश्चन ठीक करके आया होगा तो मेरिट तो हाई जाने के चांसेस पूरे हैं। अब ये देखना होगा कि उन्होंने जो मेरिट या उन्होंने जो आंसर बताए हैं अपने वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है। हालांकि हो सकता है कि जो बच्चा वो पीएचडी का है तो उसके इतने मार्क्स आने ज़रूरी हो सकते हैं, कंपलसरी हो सकते हैं, लेकिन असली जो मकसद है, असली जो पता चलेगा वो आपको तभी चलेगा जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। हालांकि गुज़िश्ता साल के मेरिट के हिसाब से देखा जाए तो जो हाईएस्ट मार्क्स थे, यानी कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो हाईएस्ट मार्क्स थे वो 411 मार्क्स थे, यानी कि 411 मार्क्स आए थे। उसके अलावा इंटरव्यू के बेस पे फिर उसके बीएड या एमएड के मार्क्स मिल गए 439 के समथिंग कुछ उसके मार्क्स बैठे थे। तो अगर पिछले साल के मेरिट के हिसाब से इन बच्चों के तुलना की जाए तो इस बार का जो पेपर है वो बहुत टफ़ आया था। जैसे मैंने आपको बताया, वीडियो में बताया था पिछली में, कि इस बार का जो पेपर है वो वाकई में टफ़ आया था। अगर किसी बच्चे ने 95 या 100 के करीब भी आपने सवाल सही कर दिए तो उम्मीद है आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ इसलिए एग्ज़ाम देने जाते हैं कि उनका जो घर है या उनका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो बिल्कुल नज़दीक में है। चले घर पे कुछ नहीं कर रहे तो एग्ज़ाम ही देने चले जाते हैं। तो इसके अलावा 2-3 चीज़ें और हैं जो मेरिट के प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा दूसरे वो बच्चे होते हैं जो मेरिट को प्रभावित कर सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था पीएचडी वाले इसकी मेरिट को थोड़ा हाई लेकर जा सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस कम है क्योंकि पेपर का लेवल जो है वो बहुत अच्छा आया था। अब इसकी जो और बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में कि जो इसकी कट ऑफ है जनरल की, ओबीसी की, एससी की, तो इसकी कट ऑफ मैं आपको जनरल के बता देता हूँ। बालिका और बालक वर्ग में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, आप उसे एडजस्ट
कर सकते हैं। आप ऊपर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जो मैंने कट ऑफ आपको दिखाई गई है वो बिल्कुल इसी तरह से लगभग आने के चांसेस हैं। हालांकि जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसके बाद हम एक और वीडियो बना देंगे ताकि इसमें बात जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। और इसकी जो ये पूरी भर्ती है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आपने भली बात ही पढ़ा होगा कि इसकी जो डेट है वो 31 अक्टूबर तक ये वैकेंसी जो है बिल्कुल कंप्लीट करानी है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें भी हुई हैं एग्ज़ाम में, दूसरे एग्ज़ाम में, दूसरे सब्जेक्ट में। आपने देखा होगा, आप सोशल मीडिया के माध्यम से वो वीडियो देखी होगी। अगर आप किसी ने नहीं देखी तो आप युवा मंच के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है या फिर उनका जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, आप उसे जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि वो लोग जो हैं वो बिल्कुल पढ़ाई के लिए और एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत योगदान दे रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और जो पेपर लीक हुआ है उसके लिए भी वो लोग मेहनत कर रहे हैं। हालांकि इस पर गवर्नमेंट का जवाब आपने देख लिया होगा, कितना सख्त रवैया वो अपना रहे हैं, वो किसी भी बात को बच्चों की मान नहीं रहे हैं। तो इससे आने वाले फ्यूचर में और जो तमाम बच्चे इस साल पेपर दे कर आए हैं, ये उनके लिए बहुत ही नुकसान देने वाली न्यूज़ है। तो इस बारे में भी गवर्नमेंट को ख्याल रखना चाहिए कि भाई जो पारदर्शिता पहले की गई थी, जितने दावे किए गए थे, वो सारे बिल्कुल खोखले साबित हुए। हालांकि कुछ सेंटर पे ये देखने को मिला है कि वहाँ पे सब चीज़ जो है वो बिल्कुल सही तरीके से हुई, लेकिन अधिकतर जो चीज़ें हुई हैं सेंटर पे वो बिल्कुल इस तरह से हुई है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की गई थी। किसी के यहाँ पे सील जो है वो बुकलेट की ओपन मिली थी, किसी के यहाँ पे किसी बच्चों ने जो OMR शीट है वो बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दिया था। तो इस तरह की न्यूज़ आपको देखने को सुनने को मिली होगी, और यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो बच्चे मेहनत करके आए होंगे तो उनकी जो मेहनत है वो बिल्कुल ज़ाया हो जाएगी, और जो बच्चे पैसे दे के या अपनी सेटिंग या जुगाड़ करके बैठे होंगे उनका काम आराम से हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो बिल्कुल गलत है। उन बच्चों को थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए कि जो बच्चे इतने मेहनत करता है और वो फिर उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, उसके घर की स्थिति क्या होगी, उसका बैकग्राउंड क्या होगा, उसके ऊपर किस तरह से जो आर्थिक स्थिति का संकट होगा वो कितना गहरा जाएगा, और फिर उसके ऊपर समाज के जितने भी बोझ होंगे, समाज की जितनी भी जिम्मेदारियाँ होंगी, वो उनसे महरूम रह जाएगा। तो इन बच्चों को, जो बच्चे इस तरह की गतिविधियों में लिप्त होते हैं, उस बात का ध्यान रखें कि भाई जो भी आप पेपर देने जाए अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से देने जाएं, क्योंकि कल फिर जब आप खुदा के सामने हाजिर होंगे तब आप क्या कहोगे या फिर आप वहाँ पे क्या जवाब दोगे। तो ये भी बात का ख्याल रखें कि भाई सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल इसी तरह से होनी चाहिए कि भाई बिल्कुल जो एग्ज़ाम देने जाएँ आप लोग, वो बिल्कुल ईमानदारी से, अपनी मेहनत से और अपनी लगन से जितना भी पढ़ा है आप उसको अटैम्प्ट कीजिए। ऊपर वाला आपकी नीयत को देखता है, आपकी मेहनत को देखता है, तो वो आपका सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल करा देगा। जिस बच्चे ने बिल्कुल दिल से मेहनत की होगी उसका सिलेक्शन पक्का है, उसके अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन जो गलत तरीके से या किसी गलत गतिविधियों में फंसकर इस तरह के एग्ज़ाम करेगा तो उसके पैसे भी डूबेंगे और उसके आने वाले जनरेशन को या उसके आने वाले वक्त में बुरा हो सकता है। लेकिन हम ऐसा नहीं कहते हैं, आने वाले वक्त में उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, इसीलिए हमारा ये फ़र्ज़ है कि आपको समझाने का कि अभी वक्त है, अभी आप समझ जाइए। इसके अलावा अब जो बात करेंगे हम वो कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि इसकी जो जनरल की कट ऑफ है वो लगभग कितने जाने वाली है। तो जनरल की जो कट ऑफ है मेरे हिसाब से वो 96 to 98 जाने वाली है, क्योंकि उसमें मैंने आपको बता दिया सारी चीज़ें कि किस तरह से आप मेरिट जो प्रभावित कर सकती है। तो जनरल की जो कट ऑफ है मैं दोनों की बताता हूँ, बालक और बालिका वर्ग में। हालांकि जो ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा वो बालिका वर्ग में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि बालिका वर्ग की जो सीट है वो कम है और उसके जो कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा हैं। हालांकि जो बालिका वर्ग ने जो कंपटीशन बढ़ाया है बालक वर्ग का, वो इसलिए भी बढ़ सकता है क्योंकि उन्होंने अप्लाई किया है उस वाली कैटेगरीज़ में, यानी कि बालक कैटेगरी में। तो मैं बता देता हूँ कि जो इसकी कट ऑफ है जनरल की वो 96 to 98 जा सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे ओबीसी की। तो ओबीसी की जो कट ऑफ है, यानी कि जो ओबीसी बालक या बालिका वर्ग, और ओबीसी के साथ साथ आप ईडब्ल्यूएस को भी उसमें इंक्लूड कर लें, क्योंकि बोथ आर सेम, क्योंकि जब मेरिट बनेगी तो लगभग दोनों की लमसम रह सकती है। तो आप इसको लगा सकते हैं 93 to 95 तक ओबीसी की जो कट ऑफ है वो जा सकती है। इसके अलावा बात करेंगे और कैटेगरी की, एससी कैटेगरी, तो आप मान के चलिए इसकी 89 to 91 तक इसकी जो कट ऑफ है वो हमें देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा जो इसका पेपर का लेवल था वो टफ था, तो इसलिए कुछ बच्चे का ऐसा भी रहा होगा कि जो उन्होंने पढ़ा होगा वो नहीं आया होगा। तो आप निराश ना हो कि भाई इसमें नहीं हुआ। अभी आपके पास DSSS भी, TGT उर्दू की भी वैकेंसी आने वाली हैं जिसका एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला है। इसके अलावा सुनने में भी आ रहा है कि नई भर्ती है, जैसे आपको पता होगा चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव से पहले कोई भी गवर्नमेंट अपना जो कार्यकाल है उसे ख़राब नहीं करना चाहेगी। उम्मीद करते हैं योगी सरकार इस बात पर थोड़ा सा तवज्जो देगी और वैकेंसी जो है वो जल्द से जल्द निकालेंगे। इसके अलावा CTET या जो टेट है या सुपर टेट है उसको भी वो
जल्द से जल्द करा देंगे तो आने वाले बच्चे उनके लिए दुआ देंगे, उनको वोट देंगे, क्योंकि जो सरकार बच्चों के लिए काम करेगी बच्चों उसी के एतबार से वोट देते हैं। बच्चे ना तो किसी धर्म, जाति या और भी जितने भी समीकरण बनते हैं उनसे रिलेटेड कोई भी तरह का वोट नहीं देते हैं। बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों को रोज़गार चाहिए ताकि वो आने वाले वक्त में मुल्क के लिए, समाज के लिए, अपने घर के लिए, अपने कौम के लिए, अपने माशरे के लिए कुछ कर सके। उनको बस एक मौके की तलाश है, तो जो सरकार उनको मौका दे देगी वो वोट उसी को देंगे। और गवर्नमेंट को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों को इस तरह से पढ़ाई के वक्त में जब आप पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई करने का मौका दिया जाए, ना कि धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया जाए। अगर ये वीडियो आप लोग सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ये बात शायद पहुंच जाए उन लोगों तक जो बच्चे इस तरह से सोचते हैं या जो बच्चे इस तरह से कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो से कुछ भी बेनिफिट मिलता है या कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए हमारा कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप देखते भी होंगे जब भी आप कोई कमेंट करते हैं तो उसका रिप्लाई ज़रूर मिलता है, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है ना तो व्यूवर बढ़ाने का है ना ये सब्सक्राइबर बढ़ाने का। हमारा तो मेन मकसद यही है कि आपको किस तरह से अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाए, सही तरीके से गाइडलाइंस प्रोवाइड कराई दी जाए और आप जिस चीज़ के लिए ये वीडियो देख रहे हैं उसमें आपको बेनिफिट मिल पाए। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से कुछ भी बेनिफिट मिलता है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर नहीं लगता है कि आपको हमारी जो हमने वीडियो जो है आपके लिए बनाई है उसमें आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला तो आप बेफिक्र होकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए। हाँ, आप कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले वक्त में हम अपनी इस्लाह कर सकें, क्योंकि कमेंट से ये होता है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो हम तक आता है और कम्युनिकेशन बढ़ता है और डेवलप होता है। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है या फिर आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए। तो आप इस बात का ख्याल रखिए कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी हमसे कॉल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको बता दिया गया था, 9045220432 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। तो इसके अलावा आप इन दोनों चीज़ों पे हमसे बात कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि कुछ बच्चे जो है वो आंसर की चेक नहीं करते हैं, कि जैसे यूट्यूब पे काफ़ी सारे यूट्यूबर जो है पेपर सॉल्व कराते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, हिंदी का, इंग्लिश का, संस्कृत का, मैथ का, बायोलॉजी का, उर्दू का। तो आप लोगों को उससे एक थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। आप उससे अपनी आंसर की ज़रूर मिलाएं ताकि आपका जो स्ट्रेस है वो थोड़ा सा कम हो जाए। हालांकि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इस तरह से अगर हम आंसर की चेक करते हैं तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अगर हमारा स्कोर कम रहा तो फिर कैसे होगा। देखिए, अगर आप ज़िंदगी के इस मोड पे डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, डिप्रेशन का कहने का मतलब मेरा टेंशन से नहीं है, हालांकि अगर आप इस वक्त में ये चीज़ें नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। यही तो सबसे मजबूत वक्त होता है आपको मजबूती बनाने का, कि आप जब चीज़ें देखें कि भाई मैं अपने आप को कैसे एनालाइज़ कर सकता हूँ, तो ये आपके पास बहुत ही अच्छा मौका होता है आप खुद को एनालाइज़ करने का और संयम बनाने का। क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा, आपने देखा भी होगा कि सब्र का फल मीठा होता है। तो आप उस आंसर की को चेक कीजिए, जब ऑफिशियल आंसर की आती है उसे भी चेक कीजिए। कुछ बच्चे सीधा रिज़ल्ट चेक करते हैं, फिर उनको एकदम धक्का लग जाता है जब उनका जो रिज़ल्ट है या उनका जो मार्क्स है वो कम आ जाते हैं। तो आप जब आंसर की चेक कर लेंगे तो उससे आपको एक संतुष्टि मिल जाती है कि भाई मेरा जो स्कोर है वो इतना आ रहा है। अगर आपको लगता है कि भाई मैं मेरिट में बनने लायक हूँ तो आप खुश हैं, आपके लिए अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि आपके जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल कम आ रहे हैं तो आप जो टाइम वेस्ट करेंगे वेट करने में या किसी चीज़ का रिज़ल्ट का या आंसर की का आने का इंतज़ार करेंगे, तो इससे अच्छा है कि आप अपना जो वो वक्त, कीमती वक्त है वो किसी दूसरे काम में लगाएं ताकि आने वाले वक्त में जो आप एग्ज़ाम देंगे उसमें उस चीज़ का बेनिफिट दे पाए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी यूट्यूबर हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आपने की है तो आप उसे आंसर के बना लें। लगभग 95 या 90 के करीब आपके सबके जो आंसर की है वो लगभग सेम रहती है। हालांकि जो आंसर की आएगी वो तो बाद में देखा जाएगा, उसकी जो घोषणा है वो गवर्नमेंट जो है वो जल्दी कर देगी। तो उसमें एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उससे कोई डरने वाली बात नहीं है। और एक दो क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट में गलत होते हैं। उर्दू में भी 2 या 1 सवाल जो है वो बिल्कुल गलत है, आपको पता होगा उसके बारे में। तो ये जो चीज़ें हैं आप ज़रूर करें कि जो आंसर की है उसे चेक करें और सब्र रखें। इंसान में सब्र का फल मीठा होता है और कामयाबी वही होता है जिसके अंदर सब्र होता है। और उर्दू वाले बच्चों के अंदर मैंने देखा है ये बात कि उनके अंदर सब्र जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि इल्म जो है, जो नॉलेज है वो आपको सब जगह मिल जाएगी, लेकिन सखावत, तहज़ीब, अखलाक, अदब, शऊर, ये चीज़ें आपको उर्दू से जो टीचर होते हैं, उर्दू का जो अदब है वो आपको यही चीज़ें सिखाता है और उर्दू यही चीज़ें आपको आगे आने वाले वक्त में भी सिखाता रहेगा। तो आप उर्दू की कदर करें, उर्दू आपकी कदर करेगा
और उर्दू जो सब्जेक्ट है या उर्दू जो लैंग्वेज है वो किसी एक मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखती है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। हालांकि कुछ जो लोग होते हैं वो उसको सिर्फ एक विशेष समुदाय से जोड़ते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इस तरह की विचारधारा जो बनी हुई है उसको हम तोड़ेंगे इंशाल्लाह, और इसके जो आने वाले वक्त में उर्दू को हम उसके जो असल उरूज है वहाँ तक ले जाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम भी इसी तरह से आपका साथ देते रहेंगे। और जिन बच्चों के मार्क्स जो हैं वो अच्छे बन रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमें बड़ी खुशी होगी, आपके जो एक्सपीरियंस है आपके साथ हम शेयर करेंगे, आपके इंटरव्यूज़ लेंगे, आपकी वीडियोस लेंगे और आपसे हम गुफ्तगू करेंगे, ताकि जो आने वाले बच्चे हैं जो DSSB TGT की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो नेक्स्ट ईयर में जो वैकेंसी निकलेंगी TGT की, तो उसमें उन बच्चों को बेनिफिट मिल सके। आपसे रिक्वेस्ट है आप हमसे ज़रूर रब्ता करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको पता ही है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9045220432। आपके कॉल का, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए, तैयारी करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।